तो आदाब, नमस्कार, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल। एक बार फिर आप तमाम लोगों का स्वागत है क्राइम तक की कहानी के इस एपिसोड में। उम्मीद आप सभी अच्छे होंगे। आज की कहानी मुझे खुद लगता है कि अब तक जितनी कहानियाँ सुनाई हैं मैंने, उन सब से बिल्कुल अलग है, डिफरेंट है। और ये कहानी आपको बहुत पसंद भी आएगी, क्योंकि इस कहानी में बहुत सारे रहस्य हैं, रोमांच हैं। और दुनिया की, मैं हिंदुस्तान की बात नहीं करूँगा, भारत की बात नहीं करूँगा, दुनिया की किसी भी अदालत में ऐसे मुकदमे बड़े कम आए हैं और अदालत का ऐसा फैसला भी शायद नहीं आया हो जो इस केस से जुड़ा हुआ है। बहुत सारी आप लोगों ने फिल्में देखी होंगी, बहुत सारी ऐसी कहानियां हैं, जुड़वा भाइयों की, हम शक्ल, एक सलमान खान की फिल्म भी जुड़वा आई थी, उसमें कई बार दिखाया भी था। कई ऐसी रियल कहानी है, मैं ऐसे कई जुड़वा लोगों को जानता हूँ। एक तो मेरी फैमिली में है एक मोंटी बंटी, जो दोनों जुड़वा हैं। हालांकि थोड़ी सी आइडेंटिकल उनकी पता चल जाता है, लेकिन फिर भी वो दिखते एक जैसे हैं। तो कई ऐसे होते हैं जो बिल्कुल एक जैसे दिखते हैं, और फिर जुड़वा में कई बार ऐसा होता है कि एक ही तरह के कपड़े पहनते हैं, एक ही तरह के बाल रखते हैं, सब कुछ एक जैसा होता है, तो उनको आइडेंटिफाई करना बड़ा मुश्किल होता है। तो कई बार ये होता है कि बदमाशी एक ने की, पकड़ा दूसरा गया। कई बार ऐसा होता है कि शरारत किसी और ने की, पिटा कोई और। तो ये खेल चलता रहता है जुड़वा भाइयों में। लेकिन जुड़वा कभी पुलिस, कानून, अदालत के लिए मुसीबत बन जाए, ऐसा बड़ा कम होता है दुनिया में। ये आज का केस वैसे ही है। ये ऐसे दो भाइयों का केस है जो आइडेंटिकल, एकदम हूबहू एक दूसरे जैसे लगते थे, मतलब उनको पहचानना मुश्किल है। ये दोनों इंडियन मलेशियन ओरिजिन के थे, मतलब इनमें इनके माँ बाप में से एक हिंदुस्तानी थे और मलेशिया में ही ये पैदा हुए, पले बढ़े, वहीं रहे। एक का नाम था सतीश राज, एक का नाम था सबरीश राज। तो सतीश और सबरीश, ये दोनों जुड़वा भाई, इनकी उम्र करीब 27 साल। बात 2003 की है, 5 अगस्त तारीख थी। 5 अगस्त 2003 को अचानक पुलिस को, मलेशियन पुलिस को कहीं से, कुआलालंपुर की जो पुलिस है उसको इन्फॉर्मेशन मिलती है कि एक एड्रेस है, वहाँ पे एक कार से ड्रग्स सप्लाई किया जाने वाला है। कुआलालंपुर की पुलिस उस एड्रेस पे पहुँचती है। जो पता था वो कुआलालंपुर के एक जालान इलाका है, उस जालान इलाके के SS2/19 पेटालिंग जाया, ये उस घर का एड्रेस था। SS2/19 पेटालिंग जाया उस लोकल इलाके का था और जालान ये पूरा इलाका था। तो पुलिस को टिप ऑफ मिलता है, पुलिस इस घर के पास पहुंचती है। जब वो वहां पहुंचती है तो देखती है कि घर के नीचे एक कार खड़ी है। उस कार से एक लड़का बाहर निकल रहा है। पुलिस उसे फ़ौरन पकड़ती है, कार की तलाशी लेती है। तो कार के अंदर छुपाकर 2 अलग अलग बैग में ड्रग्स रखे हुए थे, जिनमें करीब 166.33 ग्राम मैरिजुआना था और 1762 ग्राम अफीम। तो ये बड़ी तादाद थी ड्रग्स की, मतलब पॉइंट कुछ ग्राम में ही के बाद आप पकड़े जा सकते हैं, लेकिन यहाँ तो 166.33 ग्राम marijuana और प्लस 1762 ग्राम अफीम उनके कार से बरामदगी। पुलिस उस लड़के को पकड़ती है, पूछताछ करती है। उसके हाथ में एक चाबी थी, वो चाबी उस घर की थी जिस घर में वो रहता था। इसी दौरान पुलिस उससे अभी बातचीत और पूछताछ कर रही होती है और उसको लेकर घर की तरफ जाती है, तो ठीक उसी घर से एक दूसरा लड़का निकलता है। तो पुलिस पता करती है। पहले तो पुलिस चौंकती है क्योंकि उसकी भी शक्ल हूबहू इससे मिलती है। तो पता चलता है ये उसका भाई है। चूँकि इनपुट और टिप ऑफ पूरा मिला हुआ था पुलिस को, यहाँ पे ड्रग्स का धंधा होता है और उसी घर से ये निकल रहा था जिस घर के बारे में जो पता मिला था। तो पुलिस उसके भाई को भी अरेस्ट कर लेती है। अब सतीश और सबरीश, ये दोनों कुआलालंपुर पुलिस की कस्टडी में थे। इन दोनों को पुलिस ले जाती है, पूछताछ करती है। पूछताछ के बाद जब तक ये पुलिस हिरासत में रहते हैं सब कुछ ठीक था। पुलिस को और ज़्यादा इसमें कुछ काम करने की ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि मौका वारदात से रंगे हाथ ड्रग्स के साथ गिरफ्तारी हुई थी। उसका दूसरा भाई मिला था और ये मानना, मतलब उनका मानना था कि एक भाई ड्रग्स निकाल रहा, दूसरा भाई घर में से निकल रहा है और उसी घर में इस ड्रग्स को रखना था, फिर वहाँ से आगे डिलीवरी होनी थी, तो ये दोनों इसमें इन्वॉल्व हो सकते हैं। तो पुलिस ने उस हिसाब से अपना केस तैयार किया। केस तैयार करने के बाद फिर ये मामला कोर्ट में पहुंचा। लेकिन जैसे ही कोर्ट में यह मामला पहुंचता है, वहाँ से एक नया खेल शुरू हो जाता है।
क्योंकि कोर्ट में दलील, वकील, सबूत, गवाह, ये सारी चीज़ें बड़े मायने रखती हैं। और ये केस एक नज़ीर था। जैसे जैसे केस की हियरिंग आगे बढ़ रही थी, ये केस उलझता जा रहा था और उसकी बहुत सारी वजह थी। जब शुरुआत हुई तो पहले पुलिस ने जो मेन कुआलालंपुर पुलिस ने भी अपनी कुछ गलती किया, उसको ईमानदारी भी कहेंगे। उसने बड़ी ईमानदारी से लिखा कि उसने ड्रग्स बरामद किया इस कार से और यहाँ ये नाम था। उसने नाम भी लिखा एक, सतीश। उसके बाद उसने कहा कि फिर उसका भाई मिला, उसके भाई को पकड़ा, उसका नाम सबरीश। अब इनके वकीलों ने जिरह शुरू की। उन्होंने कहा अच्छा आप ये बताएं, अच्छा इस दौरान जब पुलिस कस्टडी में थे और पुलिस हिरासत में थे, पुलिस इनसे लगातार पूछताछ कर रही थी, तो इन्होंने ये ड्रग्स चूँकि बरामद हुआ तो मुकर नहीं सकते थे, लेकिन उन्होंने कभी भी पुलिस पूछताछ में ये नहीं कहा कि इस ड्रग्स का धंधा मैं करता हूँ या मेरा भाई करता है या मेरा भाई इसमें गुनहगार है, मैं बेकसूर हूँ। दोनों ने एक दूसरे के ऊपर कोई इल्ज़ाम लगाया ही नहीं। इस दौरान में कभी भी ऐसी कोई बात नहीं हुई जिससे ये पता चल सके कि इन दोनों भाइयों में कोई फूट है। उसका फ़ायदा अब कोर्ट में कैसे होता है? अब कोर्ट में जिरह शुरू कि हाँ भाई आपने कहाँ से बरामद किया। उन्होंने इलाका बताया, टाइम बताई, शाम के 4:05 5 अगस्त 2003 को ये ड्रग्स उन्होंने पकड़ा था और जालान इलाके के मकान नंबर 219 के बाहर से। इसके बाद हुआ कि अच्छा आपने ड्रग्स पकड़ा, तो ये बताइए कि ड्रग्स, अब दोनों भाई कोर्ट में मुलजिम के कटघरे में खड़े हुए हैं, जिरह शुरू होती है, तो तमाम अपनी जो सरकारी वकील थे जो कुआलालंपुर पुलिस के, वो अपनी दलील देते हैं। उसके बाद इन दोनों भाइयों का वकील खड़ा होता है और वो पूछता है कि ठीक है आपने इतने तारीख को ये ड्रग्स पकड़ी। ये दोनों खड़े हुए हैं, ये बताइए इनमें से ड्रग्स आपने किसके पास से पकड़ा? अब पहली बार जो जिन पुलिस वालों ने पकड़ा था उनको कटघरे में बुलाया गया, कहा कि आप थे उस ऑपरेशन की टीम में शामिल जिन्होंने पकड़ा? उसने कहा हाँ। उसने कहा ये बताइए कि इनमें से ड्रग्स किसके पास था? अब वो पहली बार कोर्ट में चकरा जाता है। उसे पहली बार अब समझ में आता है कि मैं क्या करूं, इसलिए कि वो उन दोनों में से पहचान ही नहीं पा रहा था कि नीचे कौन था और कमरे में कौन था। जो कार के पास खड़ा हुआ था वो शख्स कौन था और जो घर के पास से मिला वो कौन था। जिसके हाथ में कार की चाबी थी वो कौन था और जो दूसरा शख्स बाद में पकड़ा वो कौन था। उन दोनों में से पहले किसको पकड़ा ये भी उसको कंफर्म नहीं था, क्योंकि दोनों की शक्ल इतनी ज़्यादा मिलती थी। तो पहले तो वो घबराया, उसने कहा कि नहीं ये नहीं। फिर उसने कहा कि अच्छा दोनों को एक साथ और नज़दीक खड़ा कीजिए। तो दोनों को एक साथ कटघरे में नज़दीक खड़ा किया गया। तो एक की हाइट थोड़ी सी ज़्यादा थी एक भाई के मुकाबले, तो उसने कहा जिसकी हाइट ज़्यादा थी वही है। तो उसने कहा कि वो कैसे? उस कोर्ट में उस दिन उसने चश्मा पहना हुआ था। तो उसने कहा ये कैसे, आपने दोनों का हाइट नापा था? तो उसने कहा नहीं। तो उसने कहा फिर आप कैसे कह सकते हैं कि थोड़ी सी हाइट ज़्यादा है तो ये हो सकता है? फिर उसने चश्मा पहना, तो उसने कहा नहीं ये इसने चश्मा पहना हुआ है। तो फिर उसका रिकॉर्ड निकाला गया, तो हाँ एक भाई चश्मा पहनता था, उसका पावर थोड़ा कमज़ोर था आँखों का। तो उसने कहा कि अच्छा तो चश्मा पहने हुआ था, इसका मतलब है जिस दिन ये 5 अगस्त 2003 को शाम 4:05 पे आपने इसको अरेस्ट किया ड्रग्स के साथ, तो इनमें से किसने चश्मा पहना हुआ था? तो पता चला कि उस दिन दोनों में से किसी ने चश्मा नहीं पहना हुआ था। अब यहाँ पे आ गया कि जब चश्मा नहीं पहना था तो आप कैसे आइडेंटिफाई कर रहे हैं कि ये जो चश्मा पहन के कटघरे में खड़ा हुआ शख्स है यही उस दिन भी था, क्योंकि उस दिन इसने चश्मा तो पहना नहीं था। और तस्वीरें थी अरेस्ट करने की ड्रग्स के साथ, वहाँ के वो सारे कोर्ट के कागजात में लगे हुए थे। उन्हें मालूम नहीं था कि ये भी चीज़ें आएंगी कोर्ट में। तो अरेस्टिंग के वक्त दोनों में से किसी ने चश्मा नहीं पहना हुआ था, ये प्रूफ था। तो अब सवाल ये कि जब चश्मा पहना हुआ नहीं था तो आपने कैसे पकड़ा और कैसे आप आइडेंटिफाई कर रहे हैं? वो बेचारा फिर लास्ट में कंफ्यूज हो गया पुलिस अफसर। उसने कहा कि मैं दावे से नहीं कह सकता कि इन दोनों में से मैंने किसको पहले पकड़ा था। अब ये केस उलझ गया। इसके बाद फिर बहुत सारी चीज़ें आई। अब ये हुआ कि अच्छा डीएनए से पता करते हैं। तो अब चूँकि दोनों आइडेंटिकल ब्रदर्स थे, जुड़वा थे, तो डीएनए दोनों का सेम। तो इसके बाद ये चीज़ें हुई कि डीएनए आप कराएंगे तो कोई फ़ायदा है नहीं, कोई यूज़ नहीं है, क्योंकि डीएनए तो दोनों का एक ही निकलेगा। तो उस डीएनए से कैसे पता चलेगा कि जो शख्स, जो बंदा ड्रग्स लेकर जिसको आपने पकड़ा है वही गुनहगार है? अब यहाँ पे एक चीज़ ये भी आई कि आप एक भाई ने अगर ड्रग्स का धंधा वाकई कर रहा है तो उसके लिए आप दूसरे भाई भी उस ड्रग्स के धंधे में इन्वॉल्व है, आप दावे से नहीं कह सकते जब तक कि प्रूफ ना हो। दूसरा भाई चूँकि सिर्फ उस घर में रहता था और इसके साथ रहता था,
तो आप इसलिए उसको बराबर का गुनहगार नहीं मान सकते हैं, क्योंकि हो सकता है वो इस धंधे में अपने भाई के साथ शामिल ना हो। ये दलील दी गई कोर्ट में, और पिछला कोई रिकॉर्ड नहीं मिला इनका। तो बात आई हाँ, अब बात यहाँ पर आकर फंसी कि ठीक है, एक इसमें से भाई बेकसूर हो सकता है, लेकिन चूंकि ड्रग्स पुलिस ने रेड हैंड पकड़ा, रंगे हाथों पकड़ा, ड्रग्स के साथ पकड़ा, तो ये भी तय है कि इनमें से जो भी है एक तो गुनहगार है, एक ड्रग्स पैडलर है। अदालत ने इस बात को माना कि हाँ, इनमें से एक गुनहगार है, लेकिन सवाल ये है कि इन दोनों में से वो कौन है। आप आइडेंटिफाई कीजिए, आप इस बारे में सबूत दीजिए। पुलिस ने सारी कोशिश कर ली, डीएनए से कुछ काम हो नहीं सकता था। दूसरी बात, फिंगरप्रिंट्स की जो बात आती थी, जब ये इन्होंने ड्रग्स के साथ पकड़ा तो आम तौर पे पुलिस और बहुत सारी चीज़ें उस वक्त मौके पे फिंगरप्रिंट्स तब करते हैं यूज़ कि जब उन्हें कोई डाउट हो या कुछ चीज़ें हो, पकड़ना हो। यहाँ तो पकड़ा है, सब कुछ हाथ में था, तो वो सारी चीज़ें थी नहीं कुछ। उस वक्त ख्याल भी नहीं आया कि ऐसा केस टर्न लेगा अदालत में, ऐसा मोड़ आएगा। तो दलीलें चलती रही। कोर्ट के सामने ये तय था कि इसमें से एक गुनहगार है, लेकिन एक बेकसूर है। तो वो बेकसूर कौन है और गुनहगार कौन है, इसका फैसला कैसे हो, इसके लिए पुलिस को बहुत सारी मोहलत दी गई। पुलिस से कहा गया कि आप इसके बारे में जांच कीजिए, असली कल्प्रिट को सामने लाइए। पुलिस ने पूरी कोशिश कर ली। उसके बाद कहते हैं कि ये भी हुआ कि इन दोनों को अलग अलग कई बार पुलिस ने एक ही रूम में बैठा दिया घंटों, और छोड़ दिया, और सारे कैमरा और ये सब कुछ लगा दिया कि शायद ये आपस में कुछ बात करें, कुछ ऐसा सुराग छोड़ जाएं जिससे हम पता कर सकें कि इनमें से कौन गुनहगार है। लेकिन शायद इन दोनों भाइयों ने भी कच्ची गोली नहीं खेली थी, उन्हें शायद अंदाज़ा था। तो कई दिन तक ये पुलिस लॉकअप में रहे, पुलिस हिरासत में रहे, पुलिस इंतज़ार करती रही इनकी गलती करने का। लेकिन दोनों भाइयों ने एक भी ऐसी बात नहीं की, एक भी ऐसा क्लू सुराग नहीं छोड़ा जिससे ये पता चल सके कि सतीश और सर्बीश में से कौन गुनहगार था जो उस दिन जिसके पास से ड्रग्स मिला था। अब पुलिस के सामने दिक्कत ये थी कि ड्रग्स उन्होंने पकड़ा उन्हीं में से, लेकिन उन दोनों में से फ़र्क नहीं कर पा रहा है कि इनमें से किसके हाथ से बैग उस दिन लिया था। तो ये सारी चीज़ें मिलाकर ये वाली भी पॉलिसी और ये पुलिस की जो अपनी पूरी स्कीम थी वो भी फेल हो गई कि दोनों को कमरे में रखकर, और दोनों भाई में से कभी भी कोई टूटा नहीं। किसी ने एक दूसरे पे इल्ज़ाम नहीं लगाया कि ये असल में ड्रग पैडलर है, मैं बेकसूर हूँ, मैं बेदाग हूँ। उन्होंने कभी एक दूसरे, बस जब भी बात होती ये कहते कि हमारे इससे कोई लेना देना नहीं, ये मैंने नहीं किया, दूसरा भी कहता ये मैंने नहीं किया। जब बात आती कि तुम्हारे भाई ने किया तो वो कहता मुझे नहीं मालूम। तो इस तरह से कह के ये चीज़ें टलती रहीं। आखिरकार 5 साल बीत गए, 2003 से 2008 आ गया। इसके बाद ऐसा कोई भी एविडेंस नहीं मिला जिससे ये साबित हो सके कि उस दिन बैग किसके पास से मिला था। लास्ट में ये जो मलेशिया के हाई कोर्ट, सबसे ऊपरी अदालत जो थी, जस्टिस ज़ारा इब्राहिम, इन्होंने अपना फ़ैसला सुनाया। और इन्होंने फ़ैसला जो सुनाया, इससे पहले ये चीज़ है कि जो मलेशिया में ड्रग्स को लेकर बहुत सख्त कानून है। अगर ड्रग्स के साथ आप पकड़े गए हैं, तय मात्रा से ज़्यादा जो पॉइंट कुछ ग्राम की बात होती है, तो वहाँ सीधे इसके लिए सज़ाए मौत है, डेथ पेनल्टी। 1975 से ये कानून है, और 1975 से अब तक खाली ड्रग्स के लिए लगभग 200 से ज़्यादा लोगों को वहाँ फांसी दी जा चुकी है। और वहाँ फांसी जैसे हमारे यहाँ दी जाती है, गले में फंदा कस के, वैसे ही दी जाती है। कई बार ये विरोध भी हुआ था कि फांसी का वो डेथ पेनल्टी ख़त्म की जाए, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। अभी लास्ट 2014-15 में भी ये मुद्दा उठा, लेकिन वो अपने इस कानून को लेकर सख्त हैं, और ड्रग्स को लेकर ख़ास तौर पर। तो ड्रग्स में सीधे सीधे सजाए मौत है। तो अब इन दोनों के पास से जितनी मात्रा में ड्रग्स बरामद हुए थे, उसमें ये तय था पहले दिन से कि इसमें फांसी होगी, फांसी से कम कोई सज़ा नहीं होगी, क्योंकि इससे पिछले के जितने केस थे वो नज़ीर थे, एग्जाम्पल थे कि वैसी ही सज़ा मिली है। आखिरकार 2008 में ज़ारा इब्राहिम जस्टिस जो थी वो अपना फ़ैसला सुनाती हैं और फ़ैसला पढ़ती हैं। जब वो फ़ैसला सुना रही थी, जिस दिन जजमेंट का दिन था, उस दिन ये दोनों भाई सतीश और सबरीश वाइट शर्ट में, सेम शर्ट सेम पैंट पहनकर कोर्ट में आए, कटघरे में खड़े हुए मुलजिम के। और उस वक्त भी दोनों को देखकर पहचानना मुश्किल था कि इनमें से मतलब कौन सतीश है और कौन सबरीश है। और दोनों ने उस दिन ये कहते हैं कि जानबूझ के वो सफ़ेद एक ही तरह का शर्ट पहनकर पहुंचे थे अदालत में। इसके बाद जस्टिस इब्राहिम अपना फ़ैसला सुनाती हैं, और वो कहती हैं अपने फ़ैसले में कि ये उनके ही नहीं, मुझे लगता है दुनिया में किसी भी केस में सबसे यूनिक केस में से एक केस है। उन्होंने कहा, मैं जानती हूँ कि जो मेरे सामने मुलजिम के कटघरे में 2 नौजवान खड़े हुए हैं, इनमें से एक गुनहगार है,
इनमें से एक ड्रग्स पैडलर है और इसने बहुत बड़ी मात्रा में ड्रग्स की स्मगलिंग की है, ड्रग्स के धंधे में है और उसके लिए डेथ पेनल्टी हमारे देश के कानून के हिसाब से। बट मेरे सामने दुश्वारी ये है कि मैं इनमें से किसको फांसी के फंदे तक भेजूं, क्योंकि दोनों की शक्ल इतनी मिलती जुलती है कि जिन लोगों ने अरेस्ट किया, अरेस्ट से लेकर आज तक ये पता नहीं है कि इनमें से असली गुनहगार कौन है, किसके हाथ में बैग था। अगर पुलिस पहले दिन जिसके हाथ से बैग लिया था उस वक्त आइडेंटिफाई कर लेती, जैसे ही दूसरा भाई हाथ में आया था, कि बैग किसके हाथ से मिला था, तो शायद ये केस इतना टेढ़ा नहीं होता। चाहे वो कोई मार्क लगा देते उसके ऊपर, हाथ में हथकड़ी या दूसरे तरह की हथकड़ी या कुछ भी कर सकते थे जिससे उसको आप डिफ्रेंशिएट कर सकते थे। लेकिन पुलिस से वो गलती हो गई, क्योंकि पुलिस ने ये सोचा तक नहीं था कि ये आगे चलकर केस ऐसा मोड़ लेगा। तो जस्टिस इब्राहिम ने कहा कि मेरे लिए ये बड़ी मुश्किल की घड़ी है कि मैं जानती हूँ कि इनमें से एक गुनहगार है, एक ड्रग्स का धंधा करता है और उसको सजाए मौत मिलनी चाहिए हमारे कानून के हिसाब से। लेकिन मेरी दुश्वारी ये है कि इनमें से कौन ड्रग्स का धंधा करता, अगर मैं 1% भी चूक गई और दूसरे को गलती से फांसी के फंदे पे भेज दिया तो ये सबसे बड़ी नाइंसाफ़ी होगी, ये जस्टिस नहीं होगी। तो अब सवाल ये कि मैं जानते बूझते कि इनमें से एक गुनहगार है, एक बेकसूर है, मैं उस बेकसूर को बचाने के लिए उस गुनहगार को भी छोड़ रही हूँ और उसे सजाए मौत नहीं दे रही हूँ, क्योंकि गलती से अगर उसकी जगह पे दूसरे को फांसी लग गई जिसका इसमें कोई रोल नहीं है तो फिर ये इंसाफ के लिए ठीक नहीं होगा। और ये कहते हुए उन्होंने सतीश और सबरीश दोनों को बरी कर दिया। फांसी के फंदे से बस कुछ कदम की दूरी पे थे दोनों, और उसके बाद ये फैसला आया। जैसे ही जज ने अपना फैसला सुनाया, सफ़ेद शर्ट पहनकर दोनों एक ही जैसे लगते हुए जो मुलजिम के कटघरे में खड़े थे, फैसला सुनते ही दोनों रोने लगते हैं, दोनों एक दूसरे के गले लगते हैं और उसके बाद एक आज़ाद नागरिक के तौर पे मलेशिया के उस कोर्ट रूम से बाहर आ जाते हैं। इस फैसले के आने से 10 मिनट पहले तक, जब तक ये जजमेंट नहीं पढ़ा गया था, ये मान के चला जा रहा था कि इनमें से एक को फांसी तय है। तो 10 मिनट में ही वो मौत जो है उनसे दूर हो गई, ज़िंदगी वापस मिली और एक भाई की वजह से दूसरे भाई की जान बच गई। लेकिन बाद में ये भी कहा गया कि इस एक भाई की ज़िंदगी बचने के पीछे दूसरे भाई का हाथ था। कौन था भाई वो नहीं मालूम, आज भी राज है। लेकिन अगर वो दोनों भाई टूटते नहीं, या आमतौर पर जो इस कहानी से एक नसीहत भी है, अगर वो झगड़ पड़ते आपस में या एक ये सोचते कि मैं बच जाऊँ ये मर जाए, अगर ये भावना उनके अंदर होती तो 100% एक फांसी पे चढ़ा होता। लेकिन उन दोनों ने ये तय कर लिया था कि जो भी होगा हम साथ नहीं छोड़ेंगे और हम ये जाहिर ही नहीं करेंगे कि उस दिन असल में कल्प्रिट कौन था, किसके हाथ से वो बैग बरामद हुआ था। और यही उनकी एकता थी दोनों की, कि इस बुरी चीज़ में भी देखिए एक अच्छी चीज़ निकल कर आई कि एकता ने उन्हें बता लिया और उनमें से एक फांसी पे जाने से बच गया। दोनों आज भी आज़ाद हैं, मलेशिया में हैं, लेकिन अब उसके बाद से ये मीडिया और बाकी चीज़ों से दूर रहते हैं। तो ये कहानी तो थी इन दोनों की जो फांसी के फंदे से बस बच गए। 2 ऐसे इंसिडेंट और हुए थे, वो भी मैं चलते चलते आपको शेयर करता हूँ। एक इंसिडेंट, एक हसन और अब्बास, ये 2 भाई थे, ये भी दोनों एकदम आइडेंटिकल, एक जैसे। इन्होंने 25 फरवरी 2009 को जर्मनी के एक ज्वेलरी शॉप में डाका डाला और वहाँ से करीब 5 मिलियन के जेवरात लूट कर लेके चले गए। सीसीटीवी कैमरा था, सीसीटीवी कैमरे में आया, लेकिन उसमें से ये था कि मास्क पहने हुए थे, तो मास्क से चेहरे का कुछ पता नहीं चला। लेकिन वहाँ पे एक ग्लव्स इन्होंने जाते जाते छोड़ दिया था उस शॉप से। उस ग्लव्स के ज़रिए पुलिस ने वहाँ की डीएनए किया और वो डीएनए मैच कर गया 2 भाइयों से। पुलिस को लगा कि चलो केस आसान है, लेकिन वो जब मैच किया दोनों भाइयों से तो केस उलझ गया। वो दोनों भाई थे हसन और अब्बास, दोनों जुड़वा, दोनों की एक शक्ल। पुलिस इन तक पहुंचती है और उसके बाद डीएनए के आधार पर उन दोनों को गिरफ्तार कर लेती है। मामला कोर्ट में जाता है। कोर्ट में एक भाई कहता है कि नहीं मैं तो था नहीं, दूसरा भाई कहता है मैं भी नहीं था। वहाँ पे भी ये दोनों भाई एक दूसरे पे इल्ज़ाम नहीं लगाते, कहते मैं बेकसूर हूँ, मैंने कुछ नहीं किया। अदालत में आखिर तक ये साबित नहीं हो पाता है कि उस दिन इन दोनों में से कौन वहाँ पे था। और वही सेम ये जो सतीश और सरबीश वाला मामला था, ये मामला वहाँ पे भी आया। तो उसमें भी ये था कि डाका तो डाला क्योंकि डीएनए मैच कर गया ग्लव से, लेकिन हसन जिम्मेदार है या अब्बास ये पता नहीं। लास्ट में इन दोनों को अदालत को छोड़ना पड़ा
और ये दोनों भाई रिहा हो गए और वो 5 मिलियन की ज्वेलरी आज तक नहीं मिली है, उसका गायब मतलब वो केस ही नहीं सॉल्व हुआ उसके बाद, जबकि इन्हीं में से एक थे, ये पुलिस का यकीन है। सेम एक केस 2012 में हुआ, यहाँ पे भी एक हमशक्ल की कहानी है। ये हुआ आपके साउथ फ्रांस में, एक वहाँ पे जगह है मार्सेली, वहाँ पे करीब 6 लड़कियों के साथ रेप हुआ था। एक लड़की बाद में पुलिस के पास जाती है और कंप्लेन करती है। उस लड़की के जो डीएनए और उससे जो मिला था रेप के दौरान सब कुछ, उसके ज़रिए पुलिस फिर पहुंचती है तो पता चला कि 2 लोगों से मैच कर गया। वो दोनों भी आइडेंटिकल ब्रदर थे, एकदम शक्ल हूबहू थी। पुलिस इस लड़की के डीएनए के थ्रू, सैंपल के थ्रू उन दोनों तक पहुंचती है, उनको गिरफ्तार करके लाती है, विक्टिम के सामने खड़ी कर देती है। विक्टिम पहचान जाती है कि हाँ यही थे। लेकिन जब पुलिस पूछती है कि इन दोनों में से कौन था, क्योंकि रेप एक ने किया था और एक ही शख्स मौजूद था, तो लड़की घबरा जाती है। वो कहती किया तो इन्होंने ही था, बट इनमें से किसने किया था ये मैं पुख्ता तौर पे नहीं कह सकती। अब वहाँ पे भी आ गया कि डीएनए तो मिल रहे थे, पर डीएनए दोनों के मिल रहे थे, बट स्पॉट पे एक ही था, रेप एक ही ने किया है। और यहाँ पे भी दोनों ये था कि दोनों ने एक दूसरे पे इल्ज़ाम नहीं लगाया कि ये था या मैं था या वो था। केस चला और इसी हमशक्ल होने का फ़ायदा उठाते हुए यहाँ पे भी इन दोनों भाइयों को अदालत के पास बरी करने के अलावा कोई चारा नहीं था। तो ये थी पूरी कहानी, हमशक्ल होने और उससे जुड़े हुए क्राइम करने के बाद क्या होता है। बट इसमें एक नसीहत भी मिलती है कि अगर एकता कायम हो, आपस में न लड़ें, एक दूसरे को न फंसाने की कोशिश करें, तो कई बार फ़ायदा हो जाता है। लेकिन ऐसे बुरे काम नहीं करने चाहिए, चाहे वो हमशक्ल हों, चाहे जुड़वा हों, चाहे कुछ हों। हमेशा अच्छे काम करने चाहिए, नेक रास्ते पे चलना चाहिए। लेकिन ये कहानी थोड़ी डिफरेंट थी, तो मुझे लगा कि आप लोगों के साथ शेयर करनी चाहिए। उम्मीद है कि ये कहानी आपको पसंद आएगी, क्योंकि थोड़ी सी ये लीक से हटकर थी। तो आज कहानी में इतना ही, और के साथ आप लोग हमेशा अच्छे रहें, खुश रहें। थैंक यू वेरी मच।